ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी हेलो 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 केवल हार तुम्हीं। हेलो 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 केवल हार तुम्हीं, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं? बढ़िया हो सारे एकदम मस्त मौज बहार। गुड इवनिंग अलाइस, गुड इवनिंग अमन, गुड इवनिंग खुशबू, गुड इवनिंग रोशनी, गुड इवनिंग आदर्श, गुड इवनिंग प्रखर। यार मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, मतलब 2-3 दिन से फीवर हो रहा है। और मैं ना सही बताऊं, मैं क्लास आने से पहले सोच रहा था क्लास जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, बट मैंने कहा चलता हूं, कोई बात नहीं, 1 घंटा तो बनता है। ठीक है। और आज हम जीएसटी स्टार्ट करें, हैं क्या कहते हो? जीएसटी स्टार्ट करें आज हम? बच्चे पूछ रहे हैं जीएसटी कब से स्टार्ट करना है, जीएसटी कब से स्टार्ट करना है। जीएसटी स्टार्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से। हम जो जीएसटी स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे 15 तारीख से। हमारी डेट एक्सटेंड होके हो गया फाइनली 18 तारीख को, ठीक है जी। फाइनली हम 18 तारीख को स्टार्ट करेंगे। सर आज एमटीपी आई सर, टेस्ट टैक्स की, अच्छा मॉक टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर आए हैं, ओके। तो कोई बात नहीं, वो करवा दूंगा मैं, उसको डिस्कस कर लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, बच्चा कह रही है कल, बल्कि आज 1 घंटे की फिर भी ठीक है, कल 2 घंटे में तो ज़्यादा स्ट्रेस रहा है। कल मेरी पूरा दिन क्लास है, क्लास से मेरी पूरा दिन चल रही है, संडे वनडे ऑफ नहीं है मेरा। तुम्हारा रेगुलर बैच खत्म हो गया ना। अब तुम्हारे रेगुलर बैच में क्या होता था, क्लास होती थी 2.5 घंटे की। भाई साहब अब जो क्लास हो रही है मेरी वो 4 घंटे की हो रही है। तुम्हारा बैच थोड़ा सा डिले हो गया था खत्म करने में, अब मेरे को वो 3 महीने में बैच खत्म करना है। तो मतलब लगा लो सुबह 7:30 से लेके 11, 11:30 से लेके 2 बजे तक, 2:30 से लेके 6:30 बजे तक, 7 से 8 बजे तक, फिर तुम्हारी 9 से 10 बजे तक। ये मेरा पूरा शेड्यूल चल रहा है। चलो जी आओ जी, फटाफट से आओ जी, अब प्लीज बातचीत नहीं करते, आ जाओ फटाफट से, यहाँ पे आ जाओ जी। इधर सुनो, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था कैपिटल गेन का जी, ठीक है ना। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था कैपिटल गेन का। तो एक बार फटाफट से कैपिटल गेन के जो जो सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए वो तो हमारे हो चुके हैं। आज हमें कुछ सेक्शन और हमें कंप्लीट करने हैं। गुड इवनिंग युगांश, गुड इवनिंग जी, ठीक है। चलो अब एक बार यहाँ पे आओ। एक तो आज हमें सेक्शन कौन से डिस्कस करने हैं, आज हम मेन मेन सारे ऑलमोस्ट सेक्शन डिस्कस कर लेंगे जी, ठीक है जी। एक तो सेक्शन 50C आज हमें देखना है, और एक सेक्शन हमें 50C के अलावा और हमें क्या देखना है जी, 50C के अलावा 51 हमें एडवांस मनी फॉरफिटेड वाला वो देखना है, और एक सेक्शन 50B जो है स्लम सेल वाला हमें वो देखना है, और उसके अलावा एक सेक्शन नंबर 112 कैपिटल ए और 111 कैपिटल ए, एक हमें ये देखना है, ठीक है ना। आपके मेन ये मेन मेन सेक्शन है जो आज हमें यहाँ पे देखने हैं कैपिटल गेन के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 50C के साथ। अब एक बार फटाफट से 50C रिकॉल करते हैं, हमने 50C में क्या किया था। पहली बात 50C
आप इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके एग्जाम में 100% बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। 50C, बस ये पर ध्यान दो जी। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर मैं 50C की बात करता हूं ना, तो 50C पहली बात समझो वो है क्या। 50C पहली बात जो एप्लीकेबल होता है ना, वो हर कैपिटल एसेट पर एप्लीकेबल नहीं होता, पहली बात तो ये। अब ये 50C एप्लीकेबल कब होता है जी? 50C एप्लीकेबल कब होता है? 50C एप्लीकेबल होता है एक तो लैंड वाले केस में, और एक आपका बिल्डिंग वाले केस में। और लैंड एंड बिल्डिंग अगर दोनों की एक साथ सेल करोगे, उस केस में 50C एप्लीकेबल होगा। और किसी भी कैपिटल एसेट वाले केस में 50C एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब लैंड वाले केस में लगेगा, बिल्डिंग वाले केस में लगेगा, और लैंड एंड बिल्डिंग वाले केस में एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा अगर कोई भी कैपिटल एसेट होगी, उस केस में 50C एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान देना। अब 50C कहता क्या है वो सुनो। 50C ये बात कहता है कि अगर तुम्हारा सेल प्राइस जो है, अगर तुम्हारा सेल प्राइस, अगर तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ध्यान रखना, अगर तुम्हारा सेल प्राइस इसका 110%, ये चलो आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तुम्हारे सेल कंसीडरेशन के 110% से अगर ज्यादा है, इट मीन्स अगर तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर तुम्हारे सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है, तो फिर हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल प्राइस मान लेंगे, बस ये पर ध्यान दो। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल तुम्हें क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी है और तुम्हें क्वेश्चन में सेल प्राइस दिया हुआ है, तो अगर ये तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर तुम्हारे सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है, तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस बन जाएगा। नहीं तो जो तुम्हारा एक्चुअल सेल प्राइस होगा ना, उसी को हम सेल प्राइस बना देंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है जी? ठीक है जी, अब सुनो एग्जाम्पल ध्यान से। एग्जाम्पल क्या है? अब मेरा क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो केस नंबर 1 ये है, केस नंबर 2 ये है, केस नंबर 3 ये है, केस नंबर 4 ये है। अब केस नंबर 1 सुनना, यहाँ पे एक्चुअल सेल प्राइस ये निकल के आ रहा है, और ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये निकल के आ रही है। अब बहुत ध्यान सुनना, मान लो मेरा सेल प्राइस जो है वो 40 लाख है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 40 लाख रुपए। एक केस तो ये निकल के आ रहा है। दूसरा केस, मेरा सेल प्राइस 40 लाख रुपए है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है मेरी मान लो 38 लाख रुपए है। दूसरा केस ये है। फिर तीसरे केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरी 40 लाख रुपए है, और स्टैम्प सेल प्राइस मेरा 40 लाख रुपए है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरी 42 लाख रुपए है। तीसरा केस ये है। चौथा केस, मेरा सेल प्राइस जो है वो मान लो 40 लाख रुपए है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो निकल के आ रही है ना, वो 45 लाख रुपए निकल के आ रही है। अब मेरे को बताओ इनमें से 50C किस केस में एप्लीकेबल होगा? हाँ नहीं, पहले वाले केस में क्या 50C एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। क्या दूसरे वाले केस में 50C एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। क्या तीसरे वाले केस में 50C एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। क्या चौथे वाले केस में 50C एप्लीकेबल होगा? 100% यस, इस केस के अंदर 50C एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पर अगर 50C एप्लीकेबल नहीं है, तो इस केस में कैपिटल गेन के लिए सेल प्राइस क्या बनेगा? इसमें 40 लाख बन जाएगा, इसमें भी 40 लाख बन जाएगा, इसमें भी 40 लाख बन जाएगा। इस केस में इसकी 110% बनेगा 44 लाख। अब ये बनेगा 44 लाख, ये कितना दिया हुआ है? 45 लाख। तो 44 लाख से ज्यादा है, तो 45 लाख जो होगा वो मेरा सेल प्राइस बन जाएगा। ये सिंपल सी बात यहाँ पे निकल के आ रही है। तो क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है कि भैया सेल प्राइस आपका 40 लाख बनेगा, 40 लाख बनेगा, 40 लाख बनेगा, 45 लाख बनेगा, ये 50C कह रहा है। तो पहले बात समझो 50C कहता क्या है। 50C कहता है कि अगर तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तुम्हारे सेल प्राइस के 110% से ज्यादा होगी, तो फिर तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो होगी ना, वो सेल प्राइस बन जाएंगी। इसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे कैपिटल गेन में। एक पॉइंट तो 50C का ये समझ में आ गया। फिर अगला पॉइंट मैंने क्या कहा था? अगला पॉइंट मैंने कहा था कि देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ना स्टैम्प ड्यूटी तुम्हें 2 दिन की दी होती है। अब क्वेश्चन में तुम्हें स्टैम्प ड्यूटी 2 दिन की कौन कौन सी दी होती है जी? एक तो हमें स्टैम्प ड्यूटी दी होती है एग्रीमेंट के दिन की, और एक हमें स्टैम्प ड्यूटी दी होती है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन की। अब एग्रीमेंट के दिन की स्टैम्प ड्यूटी अलग है, और रजिस्ट्रेशन के दिन की स्टैम्प ड्यूटी अलग है। अब अगर फॉर एग्जांपल मान लो एग्रीमेंट के दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमें दी है फॉर एग्जांपल मान लो 45 लाख, और रजिस्ट्रेशन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी है मान लो 50 लाख रुपए। अब 45 लाख बेस बनाएंगे या 50 लाख बेस बनाएंगे? तो गवर्नमेंट कहती है वो डिपेंड करता है कि बायर ने, अगर सामने वाले पर्सन इसने प्रॉपर्टी परचेस की है, अगर बायर ने कुछ पैसा तुम्हें एडवांस में पे कर दिया या सारा पैसा एडवांस में पे कर दिया, कब पे कर दिया? डेट ऑफ एग्रीमेंट या उससे पहले। मतलब अगर बायर ने होली या पार्टली कंसीडरेशन अगर एडवांस में पे कर दिया डेट ऑफ एग्रीमेंट या उससे पहले। अच्छा कैसे पे कर दिया? अकाउंट पे चेक से पे कर दिया, अकाउंट पे ड्राफ्ट से पे कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग
सिस्टम से पे कर दिया, ठीक है, या ऑनलाइन पेमेंट कर दी, इनमें से किसी भी मोड से अगर पेमेंट कर दी है, इनमें से अगर किसी भी मोड से पेमेंट कर दी है, तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है फिर हम एग्रीमेंट के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को वैल्यू मान लेंगे। बस ये पर ध्यान दो। मतलब क्रक्स क्या निकल के आ रहा है कि भैया अगर मान लो एग्रीमेंट के दिन की 45 लाख है, ये 50 लाख है, हमें ये चेक करना है कि बायर ने एडवांस पेमेंट कब की है। अगर बायर ने एडवांस पेमेंट एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले कर दी है, कैसे कर दी? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, तो लेंगे 45 लाख रुपए बेस बनाएंगे, नहीं तो 50 लाख रुपए की वैल्यू बेस बना के चलेंगे। ये पॉइंट ध्यान देना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन बस ये बात ध्यान देना जी, क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो तुम्हें एडवांस मिला, वो कैश में मिला। अब अगर तुम्हें एडवांस जो मिला वो कैश में मिला, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बेस बनेगी। अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल वो बीरियर चेक है, अकाउंट पे ही चेक नहीं है, तो भी बनेगी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन की। अगर अकाउंट पे ही चेक है बट वो एग्रीमेंट के दिन का बाद है, तो भी बनेगी इस दिन की। अगर मान लो एग्रीमेंट के दिन पर है, अकाउंट पे चेक है, फिर 45 लाख की बनेगी। बस ये पर ध्यान दो। ये सारी बात समझ में आ रही है? अब दूसरी बात ना, यहां पर तुम गलती क्या कर सकते हो वो सुनो जी। अब होता क्या है, क्वेश्चन में ना देखो 3 डेट हो सकती हैं। एक तो डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन हो सकता है, या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर क्वेश्चन में दोनों डेट दी हो, अगर क्वेश्चन में दोनों डेट दी हो तो बहुत ध्यान सुनना, जब तुम कैपिटल गेन निकालोगे 50C में ना, मान लो 45 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यहां पे दे रखी है और 50 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तुम्हें यहां पे दे रखी है, ठीक है जी। और ये डेट निकल के आ रही है फॉर एग्जांपल 1 नवंबर 2022, और ये डेट निकल के आ रही है 1 दिसंबर 2021, ये 2000 मान लो 23 ये निकल के आ रही है। और मान लो बायर ने एग्रीमेंट के दिन 10 लाख रुपए का एडवांस पे किया था अकाउंट पे ही चेक से। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब तुम बताओ अगर बायर ने 10 लाख रुपए का अकाउंट पे चेक से एडवांस पे किया एग्रीमेंट के दिन, तो एसडीवी कौन सी बेस बनेगी? 45 लाख बेस बनेगी या 50 लाख बेस बनेगी? पहले वो ये क्लियर करो, 45 लाख बेस बनेगी या 50 लाख बेस बनेगी? इन दोनों में से बेस क्या बनेगा? जल्दी बोलो, इन दोनों में से बेस क्या बनेगा? 45 लाख बेस बनेगा या 50 लाख बेस बनेगा? हाँ नहीं, 45 लाख बेस बनेगा, क्योंकि एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले एडवांस पेमेंट आ गई है, तो बेस क्या बन जाएगी? 45 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो यहाँ पर बेस बन जाएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है कि अगर 45 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो हमारा बेस बन जाएगी, तो मेरा पूरी क्लास से अगला क्वेश्चन क्या है जी? अब अगर 45 लाख की बेस बन जाएगी तो हमें कैपिटल गेन निकालना होगा। मान लो सेल प्राइस मेरा 40 लाख था, तो 40 का 110 कितना बनेगा? 44 लाख। तो ये 110 से ऊपर है, तो सेल प्राइस मेरा क्या बन जाएगा? 45 लाख। मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि जब तुम कैपिटल गेन निकालोगे, उस कोआ को तुम आई कोआ में कन्वर्ट करोगे, तो इंडेक्सेशन तुम कहां तक करोगे? इंडेक्सेशन 22-23 तक करोगे या 23-24 तक करोगे? क्वेश्चन बस मेरा ये निकल के आ रहा है कि जब तुम कोआ को इंडेक्सेशन करोगे तो 22-23 तक करोगे या 23-24 तक करोगे? ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि तुमने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ली है एग्रीमेंट के दिन की। तो अगर तुमने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यहां तक की ली है, तो जो तुम इंडेक्सेशन करोगे कोआ को, क्या वो 22-23 तक करोगे या 23-24 तक करोगे जी? बताओ, इंडेक्सेशन कहां तक करोगे? 22-23 तक करोगे, 23-24 तक करोगे जी? हाँ नहीं, कहां तक करेंगे? गलत, खुशबू गलत, चांदनी गलत, लिखते रहो बस। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं तुम्हारे पेपर कब है। गलत, सारे बच्चे गलत हैं, सारे के सारे महान नालायक बच्चे हैं। एक बात मेरे को सोच के बताओ नालायकों, तुमने सेक्शन 247 ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब ट्रांसफर में क्या लिखा हुआ था भाई? ट्रांसफर में क्या लिखा था? इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है उसको ट्रांसफर मानते हैं। तो क्या तुम एग्रीमेंट में पोजेशन देते हो? नहीं। जिस दिन घर की रजिस्ट्री होती है, पोजेशन तो उस दिन जाता है ना। 247 में क्या लिखा था? ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या आता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन। पोजेशन कब दोगे? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे। तो जो तुम इंडेक्सेशन करोगे ना, तो जो रजिस्ट्रेशन के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी 23-24 की, उसके बेस पे इंडेक्सेशन करोगे। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तुम यहाँ एग्जाम में गलती करके आ जाओगे, एग्रीमेंट के दिन अलग है, रजिस्ट्रेशन का दिन अलग है, तो जो इंडेक्सेशन हमें करना है वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस ईयर में है उस ईयर के रेट से मल्टीप्लाई करके देन कैपिटल गेन निकालोगे। एग्रीमेंट के दिन की इंडेक्सेशन मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वहां पे ट्रांसफर बनता ही नहीं है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में 3 डेट दी होती है, एग्रीमेंट के दिन की अलग दी होती है, डेट ऑफ पोजेशन हमें अलग दी होती है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें अलग दी होती है। तो पहली बात तो कंफर्म ये कर लो कि एसडीवी जो हमें देखनी है, ठीक है ना, एसडीवी जो हमें देखनी है,
एसडीवी हमें एग्रीमेंट के दिन की देखनी होती है या इसके दिन की देखनी होती है? इस दिन की एसडीवी, पोजेशन वाले एसडीवी मेरे किसी काम की नहीं होती। अब मेरा क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है वो सुनो जी। अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है, डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी है 45 लाख। एग्रीमेंट हुआ 1 नवंबर 2021 में और मेरा एक्चुअल सेल प्राइस जो है वो 40 लाख है। फिर डेट ऑफ पोजेशन के दिन की एसडीवी मेरी है 48 लाख, ठीक है, और ये हुआ फॉर एग्जांपल 1 नवंबर 2022 को। और फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो दी हुई है उस दिन की एसडीवी निकल के आ रही है फॉर एग्जांपल मान लो 50 लाख। अब 50 लाख जो निकल के आ रही है वो मेरे को दी हुई है 1 नवंबर 2023 को। अब एडवांस पेमेंट जो की है, एडवांस पेमेंट की है एग्रीमेंट के दिन की है 10 लाख रुपए की कैश। 10 लाख रुपए की कैश पेमेंट कर दिया एडवांस में एग्रीमेंट के दिन। अब बताओ एसडीवी बेस कौन सी बनेगी? 45 लाख बेस बनेगी, 48 लाख बेस बनेगी या 50 लाख बेस बनेगी? एसडीवी बताओ बेस कौन सी बनेगी? 45 लाख बेस बनेगी, 48 लाख बेस बनेगी या 50 लाख बेस बनेगी जी? एसडीवी बोलो, एसडीवी कौन सी बेस बनेगी? इन तीनों में से 45 लाख बेस बनेगी, 48 लाख बेस बनेगी या 50 लाख बेस बनेगी? एसडीवी कौन सी बेस बनेगी इन तीनों में से? आपने 10 लाख रुपए की कैश पेमेंट की है एग्रीमेंट के दिन, इन तीनों में से एसडीवी कौन सी बेस बनाओगे? पेमेंट क्या तो दिया, कैश में करी है, पेमेंट करी है तुमने कैश में, पेमेंट करी है कैश में। तो भाई साहब अगर पेमेंट कैश में की है तो 45 लाख क्यों बनेगी यार? नालायक हो गया। 45 लाख क्यों बनेगी? 50 लाख बेस बनेगी, ये वाली बेस बनेगी। रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी मेरे काम की होगी क्योंकि आपने एडवांस पेमेंट की एग्रीमेंट के दिन, बट अपने अकाउंट पे चेक से नहीं की, अकाउंट पे ड्राफ्ट से नहीं की, अपने अदर मोड से की है। तो अदर मोड से की है तो भाई 50 लाख बेस बनेगी, फिर 45 लाख क्यों बनेगी? अब 45 लाख तुम्हारी बेस बनेगी, एक्चुअल सेल प्राइस तुम्हारा 40 लाख है, तो क्या ये एसडीवी उसके 110 से ऊपर है? यस, तो सेल प्राइस तुम्हारा क्या बन जाएगा? 50 लाख। अब बात करो कोवा की। अब जब तुम यहां पे कोवा को डिवाइड करोगे जिस ईयर में एक्वायर किया होगा, मल्टीप्लाई किस ईयर से करोगे? मल्टीप्लाई बताओ, मल्टीप्लाई जब तुम इंडेक्सेशन करोगे तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 21-22 के रेट से करोगे, 22-23 के रेट से करोगे या 23-24 के रेट से करोगे? इन तीनों में से किससे मल्टीप्लाई करोगे? बस ये बता दो मुझे। 21-22, 22-23 या 23-24 जो तुम इंडेक्सेशन करोगे वो किस रेट से करोगे? 21-22 के रेट से करोगे, 22-23 के रेट से करोगे या 23-24 के रेट से करोगे? तो आप जो इंडेक्सेशन करोगे वो करोगे 22-23 के रेट से, क्योंकि पोजेशन को हम ट्रांसफर मानते हैं। तो ये डेट मेरे काम की है, एसडीवी के लिए काम की नहीं है। इंडेक्सेशन हमें किस ईयर में करना है ये हमारे काम की है, बस ये बात ध्यान दो। आयुष गलत है, आकाश भी गलत है, चांदनी भी गलत है, फिर वही गलती कर रहे हो, वैब फिर रट के बैठ गए। अभी बच्चा कह रहा अभी तो हमने इतनी मुश्किल से रटा था रजिस्ट्रेशन का दिन। अरे रजिस्ट्रेशन का दिन क्यों था उस टाइम? क्योंकि पोजेशन तुम्हें नहीं दिया हुआ था, और अगर पोजेशन नहीं दिया तो डेट ऑफ रजिस्ट्री को ही पोजेशन मानते हैं। बट अब तुम्हें पोजेशन दे रखा है कि पोजेशन किस साल में है, अब जिस साल में पोजेशन है उसी साल को तो ट्रांसफर मानोगे। और ट्रांसफर कहां बनेगा? पोजेशन वो कहां पर है? 22-23 में। तो फिर पोहा जो लेंगे वो हमारा इंडेक्सेशन लेंगे वो 22-23 तक का लेंगे ना। इंडेक्सेशन जो करते हैं वो ट्रांसफर तक का करते हैं, और ट्रांसफर हमारा कहां पर हो गया? 22-23 में ही ट्रांसफर हो चुका है, बस ये पर ध्यान दो जी। बच्चा कह रहा है बड़ी मुश्किल से रटते हैं सर, एक कॉन्सेप्ट रटते हैं फिर अगला कुछ नया आ जाता है। हाँ तो रट क्यों रहे हो? समझ लो ना, कॉन्सेप्ट सिंपल सी भाषा समझ लो कि इंडेक्सेशन करते हैं ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब होता है पोजेशन। अगर पोजेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही लेके चलोगे, नहीं दिया हुआ तो फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को ही हम पोजेशन मान के चलेंगे, बस ये पर ध्यान देना जी। सिंपल ये पॉइंट निकल के आ रहे जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का अब यहां तक क्लियर हो गया जी? क्या इसको लॉक कर सकता हूं? चलो, तो ये पॉइंट आपके 50C के अंदर बस मेन निकल के आते हैं जी। 50C के अंदर ये मेन पॉइंट निकल के आते हैं। मेन सबसे बड़ा मुद्दा बस ये होता है कि स्टैंप ड्यूटी हमें किस दिन की लेनी होती है और इंडेक्सेशन हमें किस दिन की करनी होती है। 50C में और खास बात कुछ भी नहीं है जी। और बच्चे यहीं पर गलती करके आते हैं कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वो ले नहीं पाते। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मैं दोबारा बोल दूं, हमें एग्रीमेंट के दिन की और रजिस्ट्रेशन के दिन की दोनों में से एक दिन की लेनी होती है। वो डिपेंड करता है कि बायर ने मुझे एडवांस पेमेंट की है, बस ये बात ध्यान दो जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का इसको लॉक कर सकता हूं जी अब मैं? अब इसमें गलती तो नहीं करोगे? फटाफट से बोल दो जी। डन? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? चलो ठीक है, तो ये पॉइंट आपको 50C के अंदर बस ध्यान देना है।
अब मैं थोड़ा सा ना आपको 50C की और 50C और अदर सोर्स की लिंकिंग करवा दूं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है 50C और अदर सोर्स का। अब लिंकिंग क्या निकल के आ रही है वो सुनो, लिंकिंग क्या निकल के आ रही है। लिंकिंग ये निकल के आ रही है, जैसे मान लो मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है, ठीक है, आंसर देना मुझे। मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ना एक मान लो बिल्डिंग सेल की 60 लाख रुपए की, और इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो निकल के आ रही है फॉर एग्जाम्पल मान लो 70 लाख रुपए। और ये सेल जो की है 60 लाख की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख रुपए है। और ये फॉर एग्जाम्पल आपने एग्रीमेंट किया, डेट ऑफ एग्रीमेंट जो है ये हमारा हुआ है 1 नवंबर 2022 को, और ये एसडीवी डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन की दी है 1 नवंबर 2022 को, ठीक है। अब क्या हुआ, वाई ने एडवांस पे कर दिया 5 लाख रुपए अकाउंट पे चेक से 1 नवंबर 22 को ही, 1 नवंबर 22 को। अब अगर 1 नवंबर 22 को एडवांस पे कर दिया जी, 1 नवंबर 22 को एडवांस पे कर दिया, अब मान लो डेट ऑफ रजिस्ट्री जो हो रही है वो हो रही है 1 नवंबर 23 को। उस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 80 लाख रुपए की वैल्यू निकल के आ रही है। कितने की वैल्यू निकल के आ रही है? 80 लाख रुपए की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वाई ने एडवांस पे कर दिया। अब सुनो ध्यान सुनो कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लो एक्स ने ये बिल्डिंग परचेस की थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो थी वो 10 लाख रुपए की थी, और ये बिल्डिंग परचेस की थी 15 अप्रैल 2001 को। क्या बात समझ में आ रही है? अब मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि एक्स और वाई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या करेंगे। पहले मैं कहता हूँ एक्स के हाथ में बात करो, कैपिटल गेन की बात करो। कैपिटल गेन के लिए सेल प्राइस क्या लेंगे बताओ? 70 लाख लेंगे, 60 लाख लेंगे, 80 लाख लेंगे, क्या लेंगे? सेल प्राइस क्या लेंगे जी? सेल प्राइस क्या लेंगे? सेल प्राइस जल्दी बताओ, सेल प्राइस क्या लेंगे? 60 लाख लेंगे, 70 लाख लेंगे, 80 लाख लेंगे। सेल प्राइस तुम इसमें से क्या लोगे? 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, क्या लोगे सेल प्राइस जी? जल्दी बोलो, सेल प्राइस क्या लोगे तुम? 60 लाख लोगे, 70 लाख लोगे, 80 लाख लोगे, क्या लोगे? एडवांस पेमेंट की है, एडवांस पेमेंट की अकाउंट पे चेक से 1 नवंबर को एग्रीमेंट के दिन की है, तो एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी बेस बनेगी। एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी कितनी है? 70 लाख रुपए की है, तो ये 110 से ऊपर है, तो सेल प्राइस बन जाएगा 70 लाख, ठीक है नी? सेल प्राइस बनेगा 70 लाख। अब यहाँ पे कॉस्ट क्या लेंगे? तो कॉस्ट आपकी आई को 10 लाख डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 23-24, तो अभी रेट है 348। तो आपकी आईकोआ जो निकल कर आएगी वो आईकोआ कितनी निकल के आएगी? 10 लाख डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 348 जो आ रहा है वो आ रहा है 34,80,000 रुपये। तो कैपिटल गेन जो निकल के आएगा वो कैपिटल गेन आएगा जी आपका 35,20,000 रुपये। ये आपका कैपिटल गेन निकल के आ रहा है। अब 35,20,000 रुपये तुम्हारा कैपिटल गेन आ गया। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? 35,20,000 रुपये कैपिटल गेन निकल के आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या इसको लोग कर सकते हैं? चलो अब मेरे को बताओ, ये तो आती आ गया कैपिटल गेन। क्या वाई के हाथ में कोई अदर सोर्स की इनकम आएगी? क्या वाई के हाथ में कोई अदर सोर्स की इनकम आएगी? याद करो, अदर सोर्स का लो इसके ऊपर लगेगा नहीं लगेगा? यस लगेगा। दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन डिफरेंस 50,000 से ऊपर हो। अब यहाँ पे डिफरेंस एसडीवी कितनी है? 70 लाख। 70 लाख बेस बनेगी ना। अब डिफरेंस कितने हैं? 10 लाख रुपए, और 110 से ऊपर भी है तो 10 लाख रुपए अदर सोर्स की इनकम भी बन जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। तो 10 लाख रुपए अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। रीजन चेक करो, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इन एडिक्वेट कंसीडरेशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, डिफरेंस 50,000 से ऊपर है, और एसडीवी जो है वो 110 से ज्यादा है, तो 10 लाख रुपए की अदर सोर्स की इनकम तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो वो इस तरह से तुम्हारे एग्जाम में ना क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि कैपिटल गेन और अदर सोर्स हेड में टैक्सेबिलिटी बताओ। तो तुम्हें पता होना चाहिए कैपिटल गेन में क्या ट्रीटमेंट करना है और अदर सोर्स में क्या ट्रीटमेंट करना है। ये इसका आंसर निकल के आ रहा है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? जल्दी बताओ फटाफट से जी। बोलो मेरे बच्चों, बोलो। कोई दिक्कत तो नहीं है?
क्या इसको लॉक कर दूं, हाँ या ना बोलो फटाफट से जी। डन। तो ये पॉइंट आपका 50C प्लस में कैपिटल गेन और अदर सोर्स की आपस में इंटरलिंकिंग निकल के आ रही है। वो इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर फ्रेम कर सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट और है वैल्यूएशन वाला, वैल्यूएशन ऑफिसर वाला, वो मैंने तुम्हें कराया नहीं क्योंकि एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछ लिया तो मेरे को भी लग रहा है कि डाउट मेरे को लेना पड़ेगा, ठीक है जी। रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखना ही नहीं था, क्यों, मैंने कहा नहीं एक्स और वाई दोनों के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा, मैंने तुम्हें क्वेश्चन में कहा था कि एक्स और वाई दोनों के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा जी, ठीक है। सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब बहुत ध्यान सुनना कि सर वो वैल्यूएशन ऑफिसर वाला पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा। वो ये था, जैसे मान लो एक्स ने वाई को ना बिल्डिंग बेची, अब बिल्डिंग बेची फॉर एग्जांपल 60 लाख की, अब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो इसकी निकल के आ रही है मान लो 90 लाख रुपए की। तो भाई ये 110 से ऊपर है तो सेल प्राइस क्या बन जाएगा, 90 लाख। क्रॉस चेक नहीं इसमें कवर होगा, क्रॉस चेक आपका अकाउंट पे चेक में कवर नहीं होता, ठीक है ना। क्रॉस चेक को नॉर्मल चेक मानेंगे, उस केस में हम लेके चलेंगे रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी, ठीक है ना। नॉर्मली क्रॉस चेक जो होता है ना वो बीरियर चेक वाली कैटेगरी में कवर होता है, तो उसको फिर हम उसके लिए फिर हम एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी बेस नहीं बनाते, हम बनाते हैं रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी, ठीक है जी। चलो अब सुनो ध्यान से, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सेल प्राइस लेंगे 90 लाख रुपए। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट मैंने तुम्हें क्लास में करवाया था कि अब यहाँ पे ना मान लो मिस्टर एक्स है, वो ये बात कहता है यार एसडीवी जो तुम 90 लाख रुपए मेरा सेल प्राइस बना रहे हो ना, ये 90 लाख रुपए ज्यादा है। तो गवर्नमेंट कह रही भाई क्यों ज्यादा है, भाई 50C एप्लीकेबल हो रहा है, 50C ये बात कह रहा है अगर तेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तेरे सेल प्राइस के 110% से ऊपर है तो एसडीवी सेल प्राइस बनेगी, हमने तो वही किया है। भाई ये 110 से ऊपर है, तेरा सेल प्राइस कितना बनेगा, 90 लाख बनेगा, हमने 90 लाख बनाया। मैं कहा वो बात तुम्हारी सही है, मैं कहा बट भाई साहब जो ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है ना ये फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एफएमवी ज्यादा होती है, एसडीवी कम होती है, बट इस केस के अंदर मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि भाई साहब इसकी एफएमवी कम है, इसकी एफएमवी अप्रोक्सीमेट 60 लाख की है, एसडीवी ज्यादा है। तो अगर तुम ये 90 लाख रुपए सेल बना रहे हो, मेरे ऊपर हार्डशिप है, मैंने बेचा ही एक्चुअल में 60 लाख का है। अब क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है वो सारी बातें हम रेगुलर बैच में डिस्कस कर चुके हैं, अब इस पर टाइम लगाना नहीं है। मेन मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, मेन मुद्दा निकल के आ रहा है अब हम करें क्या। भाई अगर मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे ऊपर हार्डशिप हो रही है, अब हम क्या करें, तो गवर्नमेंट ने तुम्हें 2 ऑप्शन दिए थे, याद करो 2 ऑप्शन क्या दिए थे। गवर्नमेंट ने कहा था अगर किसी पर्सन को ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको ये लग रहा है कि एसडीवी जो है वो ज्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू से, या मैं यूं कहूं कि तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू कम है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, तो गवर्नमेंट करिए हम तुम्हें 2 ऑप्शन दे रही है। अब 2 ऑप्शन क्या दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 ये दे रहे हैं कि तुम वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाकर अपनी वैल्यू निकलवा सकते हो कि तुम्हारी इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, या अगर तुम्हें वैल्यूएशन ऑफिसर के पास नहीं जाना तुम ऐसा करो तुम अपील कर दो, अपील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दो, जो वैल्यू वो डिटरमाइन करेंगे उस वैल्यू को हम तुम्हारी वैल्यू मान लेंगे। मैं दोबारा बोलूंगा, या तुम जाओ वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चले जाओ या तुम अपील कर दो, इन दोनों में से एक गेट तुम्हारे पास ओपन होगा, दोनों गेट तुम्हारे पास ओपन नहीं है। बट अगर मैं इनमें से कहीं पर भी जाता हूं, अब ये 2 लोग मेरी वैल्यू निकालेंगे, अगर मान लो वैल्यूएशन ऑफिसर ने या कोर्ट ने मेरी वैल्यू निकाली, भाई साहब वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा निकाल दी, एसडीवी से भी ऊपर निकाल दी, मैं तो और बर्बाद ही हो गया। तो गवर्नमेंट का टेंशन मत लो, मैक्सिमम स्टैंप ड्यूटी तुम्हारा सेल प्राइस बनेगी, उसके ऊपर नहीं बन सकता। अच्छा अगर मान लो वैल्यूएशन ऑफिसर ने या कोर्ट ने मेरी वैल्यू जो निकाल दी वो एक्चुअल सेल प्राइस से भी कम निकाल दी, तो गवर्नमेंट का फिर एक्चुअल सेल प्राइस तेरा सेल प्राइस बनेगा, क्योंकि उससे कम तो बन नहीं सकता ना। जब तू खुद कह रहा है कि तूने इतने का सामान बेचा, उससे कम का तो मतलब ही नहीं है। तो अगर जब वो वैल्यू बता रहे हैं अगर वो एक्चुअल सेल प्राइस से कम है तो फिर एक्चुअल सेल प्राइस ही तेरा सेल प्राइस बनेगा, उससे कम तो बन ही नहीं सकता। हाँ जो उन्होंने तेरी वैल्यू निकाली है अगर वो तेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, एक्चुअल सेल प्राइस से ज्यादा है, तो उस केस में जो वैल्यू वो डिटरमाइन करेंगे ना उसी वैल्यू को हम तेरा सेल प्राइस मान लेंगे, बस ये पर ध्यान दो। बट एग्जाम में कभी तुम्हें एग्जाम में कभी ये तुम्हारा पॉइंट टेस्ट नहीं करेंगे ना, कभी ये टेस्ट, ये सीए फाइनल लेवल की बातें हैं, मैंने तुम्हें क्लास में बता दिया था और मॉड्यूल में दिया हुआ है तो इसलिए बताया था, बट एग्जाम में तुम्हारे कभी नहीं आएगा। इतनी सी बात ध्यान देना कि वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू सिर्फ तब मानते हैं अगर वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम हो, एक्चुअल सेल प्राइस थोड़ी सी ऊपर हो, अगर बीच में वैल्यू निकल के आ रही है तब गवर्नमेंट कह रही है उस वैल्यू को हम तुम्हारी वैल्यू मान लेंगे, उस बेस पे तुम कैपिटल गेन निकाल लेना। ये गवर्नमेंट बस यहाँ पे ये बात कहना चाह रही है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये रोहित इसके अंदर था पीजीपी और दोनों के अंदर है। पीजीपी के अंदर सेक्शन नंबर 43 सीए है, वो स्टॉक इन ट्रेड वाले केस में एप्लीकेबल है, और पीजीपी का 43 सीए
सेम एज 50C, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? चलो जी, तो अब जाके ये पॉइंट हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। 50C को हम पैक करने जा रहे हैं, ये हमारा 50CH डन। चलो, अब ये 50C के बाद अब अगला सेक्शन जो है दैट इज सेक्शन नंबर 51। ये हमारा है एडवांस मनी फॉरफिटेड का। अब ये एडवांस मनी फॉरफिटेड का मतलब क्या है जी? ये सिंपल सी बात समझ लो। इसके अंदर हमने क्लास में काफी टाइम लगाया था, मुझे पक्का पक्का याद है, आपको मैंने बताया था कि 51 एडवांस मनी फॉरफिटेड में क्या क्या प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कैसे अदर सोर्स में टैक्सेबिलिटी की, बट उतना टाइम अब नहीं लगा रहे। अब मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि 51 में तुम्हें करना क्या है। 51 है क्या, पहले वो समझो। 51 है क्या जी? 51 ये कहता है, जैसे मान लो ये सेलर है, ये बायर है। अब ये सेलर है, ये बायर है। अब ये सेलर है और ये बायर है। अब सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट हुआ। अब सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट जब भी होता है ना, तो बायर क्या करता है उस केस में? एडवांस पे करता है, बयाना, जिसको तुम नॉर्मली क्या बोलते हो? बयाना करवा लिया। अब तुम बोलते हो बयाना करवा लिया, हमने टोकन मनी दे दी। प्रैक्टिकल लाइफ में तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो कि हमने बयाना करवा लिया, टोकन मनी दे दी, नॉर्मली तुम ऐसी ऐसी बातें करते रहते हो। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि एक सेलर है, एक बायर है, सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट हुआ। अब सेलर बायर के बीच में एग्रीमेंट हुआ तो बायर ने क्या किया? इसको एडवांस पे कर दिया। अब एग्रीमेंट जब भी होता है ना, उसमें एक बात लिखी होती है कि अगर अगर बायर डिफॉल्ट कर जाएगा, मान लो बायर बाद में प्रॉपर्टी नहीं खरीदता, तो सेलर इस एडवांस मनी को फोरफिट भी कर सकता है। ये बात प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी होती है कि अगर मान लो बायर मान लो बाद में डिफॉल्ट कर जाएगा, तो सेलर जो है इस एडवांस मनी को फोरफिट कर लेगा। ये बात नॉर्मली होती है, ठीक है। और दूसरा एग्रीमेंट के अंदर ये भी बात लिखी होती है, क्या बात लिखी होती है कि अगर मान लो कल सेलर डिफॉल्ट कर जाएगा, तो सेलर को डबल बयाना वापस करना पड़ता है बायर को। ये बात भी लिखी होती है। भाई पहली बात क्या लिखी होती है? अगर बायर डिफॉल्ट कर जाएगा तो फिर बायर की एडवांस मनी फोरफिट कर लेगा सेलर। अगर सेलर डिफॉल्ट कर जाएगा, सेलर को डबल पैसे वापस करने पड़ते हैं बायर को। ये बात भी एग्रीमेंट में लिखी होती है। हम अभी पहली बात लेके चल रहे हैं कि मान लो बायर ने डिफॉल्ट कर दिया। अब बायर कहते नहीं मैं ये ना प्रॉपर्टी परचेस करना नहीं चाहता। अब प्रॉपर्टी परचेस नहीं करना चाहता तो सेलर क्या करेगा? इसकी एडवांस मनी फोरफिट कर लेगा। अब जब ये एडवांस मनी फोरफिट कर लेगा तो ट्रीटमेंट क्या होगा? तो गवर्नमेंट का दो केस है। अगर ये एडवांस मनी फोरफिट की गई है 1/4/2014 से पहले, मतलब जितनी एडवांस मनी 1/4/14 से पहले फोरफिट हुई पड़ी है, उनका ट्रीटमेंट तो होगा कैपिटल गेन में। और जो एडवांस मनी 1/4/14 या उसके बाद फोरफिट हुई है, उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे अदर सोर्स के अंदर। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर कोई भी एडवांस मनी आपकी 1/4/14 से पहले फोरफिट हुई है, 1/4/14 से पहले फोरफिट हुई है, तो हम ट्रीटमेंट करेंगे कैपिटल गेन के अंदर। हम टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन हेड में करेंगे। अच्छा, कैपिटल गेन हेड में हम टैक्सेबिलिटी कैसे करेंगे? भाई अगर हमें कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबिलिटी करनी है, तो कैपिटल गेन हेड में हम टैक्सेबिलिटी कैसे करते हैं? याद आ रहा है कुछ आपको? मैंने क्या कहा था? कुछ नहीं करते। सेल प्राइस, तुम्हें जब भी तुम प्रॉपर्टी बेचोगे, सेल प्राइस तुम्हें पता होगा, जो उसकी कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट, उसमें से रिड्यूस कर देते हैं एडवांस मनी फॉरफिटेड। जो बैलेंस कॉस्ट आती है उसको माइनस करके हम कैपिटल गेन निकालते हैं। मतलब कैपिटल गेन में ये ट्रीटमेंट होता है कि जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट जो भी उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट होती है, उसमें से रिड्यूस करके जो बैलेंस कॉस्ट आती है, उसके बेस पर हम कैपिटल गेन निकालते हैं। ये कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट होता था अगर एडवांस मनी 1/4/14 से पहले की है। और अगर एडवांस मनी 1/4/14 के बाद की है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। सारी की सारी एडवांस मनी, 100% एडवांस मनी तुम अदर सोर्स में टैक्सेबल कर दोगे, कलेश ही खत्म। तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? अगर एडवांस मनी 1/4/14 से पहले फोरफिट की है, तो भाई कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट है। कैपिटल गेन में क्या ट्रीटमेंट है? उसकी कॉस्ट में से तुम कम कर दोगे, कॉस्ट में से रिड्यूस कर दोगे और फिर कैपिटल गेन निकालोगे। अगर एडवांस मनी 1/4/14 या उसके बाद फोरफिट की है, तो 100% एडवांस मनी अदर सोर्स में टैक्सेबल कर दोगे। गवर्नमेंट यहां पर ये बात कहना चाह रही है। ये आपका 51 निकल के आता है एडवांस मनी फोरफिटेड वाला, अगर बायर डिफॉल्ट कर दे तो। बताओ, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। अब एक बच्चा एक बात कहता है, सर अगर मान लो सेलर डिफॉल्ट कर दे जी। अब सोच के बोला, अगर सेलर डिफॉल्ट कर देगा तो क्या करेगा? सेलर डबल टोकन मनी वापस करेगा बायर को। अब अगर बायर ने एडवांस दिया 10 लाख, तो सेलर बायर को दे रहा है 20 लाख रुपए, तो कितना फायदा हो गया बायर को जी? बायर को फायदा कितना हो गया? अगर मान लो आपने मुझे 10 लाख रुपए एडवांस दिए थे
और मैंने डिफॉल्ट कर दिया, मैं तुम्हें कितने रुपए दूंगा? 20 लाख रुपए। तुम्हें फायदा कितना? 10 लाख रुपए फायदा हो गया ना। तो ये 10 लाख रुपए का फायदा तुम्हारे हाथ में कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, ये बात ध्यान देना। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सेकंड वाला केस है, कैपिटल गेन वाला केस तुम्हारे हाथ में, मतलब तुम्हारे एग्जाम में नहीं बनेगा। ये एक हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दी। नॉर्मली हमारे एग्जाम में जजमेंट्स आती नहीं है। हमारे एग्जाम में नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर बायर ने डिफॉल्ट कर दिया उस केस में क्या होगा। तो बस ये चेक कर लेना कि एडवांस मनी फॉरफिट कब की है। अगर 1/4/14 से पहले फॉरफिट की है तो भाई ट्रीटमेंट कर देना कैपिटल गेन में। अगर 1/4/14 या उसके बाद फॉरफिट की है तो सारी एडवांस मनी जो है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो अच्छी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अच्छी, डन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? सर कोआ में से, हाँ कोआ में से कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन किसकी बात कर रहे हो रोहित? सेलर ने डिफॉल्ट किया, बायर ने किया? मेरे को क्लियर करो। मतलब कोआ में से क्या, मतलब कोआ में से क्या कि अगर मान लो बायर ने डिफॉल्ट किया तो एडवांस मनी कोआ में से माइनस करेंगे। और अगर मान लो सेलर ने डिफॉल्ट किया तो फिर जितना एडवांस दिया था, जो पैसा मिला, वो फ्लैट आपका कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल वैसे क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, अगर आप चेक करोगे तो। एक बार मैं सिंपल सा एग्जांपल ले देता हूँ। जैसे मान लो ये है मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, ठीक है। ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है। एक्स के पास एक प्रॉपर्टी थी और ये प्रॉपर्टी उसने परचेज की थी 1 अप्रैल 2001 को 10 लाख की, ठीक है। 10 लाख की परचेज की थी। एक्स और वाई का एग्रीमेंट हुआ 15 नवंबर 2011 को। एक्स ने बोला मैं तेरे को प्रॉपर्टी ना 100 लाख रुपए की बेचूंगा। वाई ने इसको एडवांस दे दिया 5 लाख रुपए, ठीक है। 5 लाख रुपए एडवांस दे दिया। उसके बाद वाई कर गया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कर गया तो एक्स ने क्या किए, 5 लाख रुपए फॉरफिट कर लिए, फॉरफिट हो गए। अब बाद में क्या हुआ, एक्स और वाई, सॉरी वाई छोड़ दो, वाई तो खत्म हो गया ना, वाई ने तो डिफॉल्ट कर दिया। एक्स और जेड, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि मैं तो कोई प्रॉपर्टी बेचूंगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट तो कैंसिल हो गया। एग्रीमेंट हुआ 15 नवंबर 2018 को, मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा 100 लाख की। जेड ने एडवांस मनी दे दी, कितने, 6 लाख रुपए। और जेड कर गया डिफॉल्ट। तो ये एडवांस मनी किसने फॉरफिट कर ली, ये फॉरफिट कर ली एक्स ने। जेड वाला एग्रीमेंट भी कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, एक्स ने पी से एग्रीमेंट किया 15 नवंबर 2023 को। क्या एग्रीमेंट किया कि मैं ये घर बेचूंगा, कितने का बेचूंगा, 100 लाख का, और इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 100 लाख रुपए ही है। और ये एग्रीमेंट सक्सेसफुल हो गया, एग्रीमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। अब एक्स के हाथ में कैपिटल गेन लगाना है। एक्स के हाथ में सेल प्राइस क्या बनेगा, सेल प्राइस बनेगा 100 लाख, ठीक है ना। स्टैम्प ड्यूटी भी 100 लाख है, 100 लाख बनेगा कोवा। अब कोवा क्या बनेगी, कोवा यहाँ पर बनेगी, यहाँ पे आपके 10 लाख था। 10 लाख में से 1/4/14 से पहले एडवांस मनी कौन सी फॉरफिट की है, 1/4/14 से पहले, यहाँ पे चेक करो, 1/4/14 से पहले ये 5 लाख रुपए। ये 5 लाख इसमें से माइनस कर दोगे, ये कोवा कितनी बच गई, 5 लाख। अब इसको तुम इंडेक्स करोगे डिवाइड बाय 100, क्योंकि 2001 की है, मल्टीप्लाई 23-24, तो 23-24 में 348, ये आपकी निकल के आ गई आई कोवा। ये तुम कैपिटल गेन निकाल दो। और ये जो 6 लाख रुपए फॉरफिट किए हैं, ये सारे के सारे अदर सोर्स के अंदर आ जाएंगे। ये है जी बस। हाँ बिल्कुल आकाश, मेंशन होता है क्वेश्चन में। बताओ रे, कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बता दो, जल्दी बताओ। लॉक कर दो इसको।
ठीक है, चलो क्लियर है। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 51 निकल के आ रहा है, एडवांस मनी फॉरफिटेड का जी। ठीक है, अब यहाँ पे अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ, इसको लॉक कर दूं जी। अब यहाँ पे एक बार आ जाओ जी। एक सेक्शन है 112A और 111A। अब सुनो ध्यान से, ही है क्या सर 5 लाख वाला फिर से? अरे मेरे नालायक बच्चे, ये जो एडवांस मनी फॉरफिट की है 1414 से पहले फॉरफिट की है ना, 2011 में फॉरफिट की है, तो 1414 से पहले है, तो ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? कैपिटल गेन में। तो अब ये घर बेचेगा, इसकी कोआ में से कम कर देना। कोआ कितनी थी उसकी? 10 लाख की कोआ थी, 5 लाख में से माइनस कर दोगे तो कोआ कितनी बची? 5 लाख की। अब तुम उसको इंडेक्स कर दोगे, यहाँ पे आई कोआ माइनस कर दोगे। ठीक है जी। और अगर 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 तुम्हारी एडवांस मनी तुम्हारी कोआ से भी ज्यादा है तो फिर वो नॉन टैक्सेबल होती है। ठीक है ना, ये सारी की सारी बातें हमने रेगुलर बैच में डिस्कस की हुई हैं कि अगर तुम्हारी एडवांस मनी कोआ से भी ऊपर है तो उसको नॉन टैक्सेबल करते हैं। ठीक है ना, अगर मान लो आप 5 लाख की बजाय 15 लाख होता तो कोआ कितनी? 10, 10 में से 10 गए नील, तो फिर यहाँ पे कोआ नील बन जाती, और जो 5 लाख एक्स्ट्रा फॉरफिट थे वो नॉन टैक्सेबल हो जाते, उस केस में वो टैक्सेबल होते ही ना वो जी। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगला पॉइंट है 112 और 111A। अब समझो ये है क्या। अब याद करो, आपको मैंने कहा था एक ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 112A में। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में क्या होता है? 1 लाख तक का कैपिटल गेन तो एग्जम्प्ट होता है, और जो भी 1 लाख से ऊपर वाले गेन होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं 10% के रेट से। बट मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि 112 कैपिटल ए में कैपिटल गेन कौन से आते हैं? 3 सिक्योरिटी है, 3 लिस्टेड सिक्योरिटी, उसके बाद यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और उसके बाद फिर आपका निकल के आ रहा है यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये 3 सिक्योरिटी यहां पे निकल के आ रहे हैं। लिस्टेड सिक्योरिटी में यहां पे लिस्टेड शेयर्स आएंगे, यहां पे लिस्टेड शेयर्स आएंगे। ये 3 चीजें हैं, लिस्टेड शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर इन तीनों में से आपने कोई भी एसेट बेची है, कोई भी एसेट बेची है, इसके 2 बाइफर्केशन करने हैं। इसमें लिस्टेड शेयर तो अलग कर लेना है, और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड अलग कर लेनी है, और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अलग कर लेनी है। ये दोनों अलग कर लेने हैं, लिस्टेड शेयर अलग कर लेने हैं। ठीक है। अब गवर्नमेंट कह रही है सुन, जो लिस्टेड शेयर है इनके तो परचेज एंड सेल दोनों पे एसटीटी पे होना चाहिए। अगर दोनों पे एसटीटी पे होगा तब तेरा कैपिटल गेन 112 में आएगा, 112A में आएगा। मैं दोबारा बोलूंगा, लिस्टेड शेयर उसके परचेज एंड सेल दोनों पर एसटीटी पे होगा तो 112A में टैक्सेबल होगा। लॉन्ग टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन का बात है 1 साल के बाद। और अगर ये है तो इनके सिर्फ और सिर्फ सेल पे एसटीटी पे होना चाहिए, तो जो भी तुम्हारा गेन होगा वो 112A के अंदर आएगा। पहले समझो कि 112A में कब आता है। 112 में 3 प्रॉपर्टी है, 3 में से 2 अलग कर दी मैंने, 1 अलग कर दी। इसमें परचेज एंड सेल दोनों पे एसटीटी पे करना है, इसमें सिर्फ सेल के ऊपर पे करना है। तो अगर आपने इस पर एसटीडी पे किया, इस पर एसटीडी पे किया, तो जो भी तुम्हारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे वो 112A में टैक्सेबल होंगे। अब 112A में टैक्सेबल कैसे करेंगे जी? ऑब्वियसली बात है, टैक्सेबल करेंगे 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 1 लाख के बाद टैक्सेबल। बट मुद्दा ये आ रहा है सेल प्राइस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेल प्राइस तो हमें दिया होगा कि आपने कितने के शेयर्स बेचे हैं। मेन मुद्दा आ रहा है कॉस्ट क्या लेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया कि अगर तुम 112 में कैपिटल गेन निकालोगे ना, हम तुम्हें इंडेक्सेशन नहीं देंगे। मतलब 112 के कैपिटल गेन निकालते हुए इंडेक्सेशन नहीं देंगे। अब अगर इंडेक्सेशन नहीं देंगे तो फिर कॉस्ट कैसे निकालेंगे भाई? भाई अगर मान लो मैं आज शेयर्स बेचता हूं, अगर मैं शेयर्स बेच रहा हूं तो मेरे केस में फिर कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है? मेरे केस में कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है भाई? अगर मैं 112 के अंदर फॉल कर रहा हूं तो मेरे केस में कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है? तो गवर्नमेंट ने कहा कॉस्ट निकालने का तरीका हम बताएंगे। अब कॉस्ट निकालने का तरीका याद करो, मेरे को एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताओ क्या था 112 में। हायर ऑफ ए एंड बी, और बी में था लोअर ऑफ 1 एंड 2। हायर ऑफ ए एंड बी, और बी में था लोअर ऑफ 1 एंड 2। अब हायर ऑफ ए एंड बी, लोअर ऑफ 1 एंड 2,
हायर ऑफ ए एंड बी, लोअर ऑफ 1 एंड 2। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या निकल गया है, हायर ऑफ का मतलब क्या है, ए का मतलब जो तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट आती वो तुम कॉस्ट ले लो नॉर्मल, जो तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट आती, जो भी तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट आती। अगर 141 से पहले है, अगर 141 से पहले परचेस की हुई है तुमने, तो परचेस प्राइस और एफएमवी विच एवर इज हायर, जो तुम्हारी नॉर्मल कॉस्ट आती है। अगर 141 के बाद है परचेस प्राइस, 141 से पहले है तो परचेस प्राइस और एफएमवी विच एवर इज हायर, जो तुम नॉर्मल कॉस्ट लेते, एक तो वो। लोअर ऑफ क्या जी, लोअर ऑफ सेल कंसिडरेशन, कितने के तुमने ये शेयर्स बेचे, सेल कंसिडरेशन, और एफएमवी ऑन 31 जनवरी 2018, क्योंकि ये लो 18 के अंदर चेंज हुआ था, ये लो 18 में चेंज हुआ, जेटली जी ने चेंज किया था। तो 31 जनवरी क्यों है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आया था, तो 1 फरवरी को बजट आया था ना, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक दिन पहले रखा कि 31 जनवरी को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी वो। तो वो एफएमवी, ये तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी, सेल वाइज तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, इनमें से लेस, जो लेस है इसमें से हायर, ये तुम्हारी कोवा निकल कर आएगी, उसके बेस पर तुम कैपिटल गेन निकालोगे, बस ये पर ध्यान दो। और जो कैपिटल गेन आएंगे अगर वो 1 लाख तक है तो वो एग्जम्प्ट है, अगर वो 1 लाख से ऊपर होंगे तो वो कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। मैं एक बार दोबारा बोलूंगा, फिर बोलूंगा, फिर बोलूंगा। देखो 111 है ना, 111 है, इसका छोटा सा रूप है। सर 31 जनवरी की एफएमवी नहीं दी हुई तो दी होगी, क्यों नहीं दी होगी, जब वो क्वेश्चन ही 112 का पूछेगा तो दी होगी ना। आप ये कहो सर अगर 2-3 दी हुई तो क्या होगा, तो हायर वाली लेंगे। कई बार क्या होता है 2-3 दी होती है, ठीक है, मान लो 31 जनवरी को 3 एफएमवी दी हुई है, तो जो भी हायर वाली एफएमवी होगी वो हम लेके चलेंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। ऑलवेज क्वेश्चन में दी होगी, अगर वो क्वेश्चन 112 का बनेगा, अगर वो 112 का बनेगा तो ऑलवेज तुम्हें क्वेश्चन में उसकी एफएमवी दी ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना दी हो। 2-3 दी हो सकती हैं, उनमें से हायर वाली तुम लेके चलोगे, बस ये पर ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला है। अच्छा 111 112 का छोटा रूप है, मतलब अगर तुम्हारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं आ रहे तो शॉर्ट टर्म आएंगे। शॉर्ट टर्म कब आएंगे, अगर तुमने 12 महीने के अंदर बेच दिया। अगर शॉर्ट टर्म आएंगे तो 111 में आप सब जानते हो टैक्सेबल होंगे 15% से। अगर वो लॉन्ग टर्म होंगे तो 1 लाख का एग्जाम्प्ट है, 1 लाख के बाद टैक्सेबल होंगे 10% से। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ कॉस्ट कैसे निकालनी है। कॉस्ट निकालने का तरीका एक बार दोबारा बोलो, कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है, ए और बी इनमें से हायर, ए और बी इनमें से हायर, और बी में क्या आ रहा है 1 और 2 इनमें से लोअर। अब 1 और 2 इनमें से लोअर, तो 1 का मतलब क्या निकल के आ रहा है, 1 का मतलब निकल के आ रहा है सेल प्राइस। 2 का मतलब क्या निकल के आ रहा है 31 जनवरी 18 की एफएमवी, इनमें से लेस कंपेयर करोगे जो तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, इनमें से हायर, ये तुम्हारी कोआ बन जाएगी। कोई भी तुम्हें इंडेक्सेशन नहीं करना, सेल प्राइस तुम्हें दिया होगा, तुम यहां पर कैपिटल गेन निकाल दोगे। अगर वो 1 लाख तक के हैं वो एग्जाम्प्ट है, अगर वो 1 लाख से ऊपर के होंगे तो वो कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर वाले 10% के रेट से टैक्सेबल हो जाएंगे। ये पॉइंट आपके यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। और याद करो इसका हमने क्लास के अंदर क्वेश्चन भी किया था, मेरे को याद है आपको, मैंने इसके 3 केस करवाए थे, मेरे को पक्का याद आ रहा है। एक में मेरे ख्याल से, एक में आपका, मेरे को याद है, एक में आपका लॉस आ रहा था, एक में आपका नील आंसर आ रहा था, और एक में आपका 3 लाख का गेन था, जिसमें 1 लाख तक एग्जाम थे और 2 लाख पर आपने 20,000 पे टैक्स निकाला था। एक बार चेक करोगे नोटबुक आपको दिख जाएगा जी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमने 112 का क्लास में डिस्कस किया था कि वो सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल, कि भैया आपने परचेज किए, बेचे, फिर आपको 31 जनवरी की एफएमवी भी दी हुई थी, सेल प्राइस भी 3 केस में दिया हुआ था, और मैंने फिर माना कहा कैपिटल गेन निकाल दो। तो आपको 31 जनवरी की एफएमवी और सेल प्राइस इनमें से लेस लेना है, एक्चुअल परचेज प्राइस उनमें से हायर लेना है, वो तुम्हारी कॉस्ट निकल के आएगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका 112 वाला गेन है। और अगर 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 मान लो कोई 112 में नहीं आएगा जी, हाँ जी, अगर मान लो कोई 112 ए में नहीं आएगा तो वो किस में आएगा, 112 में आएगा। और 112 में टैक्सेबल किस रेट से होगा, 20% के रेट से होगा जी, ठीक है ना। अगर 112 में नहीं आ रहे तो 112 में आ रहे हो 20%, बट 112 में एक्सेप्शन थी, याद है 112 में एक्सेप्शन क्या थी, अगर वो लिस्टेड सिक्योरिटी आपने बेचा है या आपने 0 कूपन बॉन्ड बेचे हैं, इसमें तुम्हें ऑप्शन देते थे। ऑप्शन क्या था, 10% बिफोर इंडेक्सेशन और 20% आफ्टर इंडेक्सेशन, विच एवर इज लेस, तुम ये टैक्स पे कर सकते हो। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर तुम 112 में नहीं आ रहे 112 में जाओगे, 112 में 20% है, बट 112 में एक्सेप्शन थी कि अगर लिस्टेड सिक्योरिटी बेची है या 0 कूपन बॉन्ड्स आपने बेचे हैं तो उसमें ऑप्शन देते थे कि भैया 10% या तो पे कर दो विदाउट इंडेक्सेशन,
या 20% पे कर दो आफ्टर इंडेक्सेशन, इनमें से लेस वाला हमें पे कर दो। ये पॉइंट हम वहां पे डिस्कस करते थे, अगर आपको याद आ रहा हो जी। ठीक है, तो ये हमने 112 में किया था कि 112 में 20%। ऐसे ट्रिपल वन ए, अगर मैं शॉर्ट टर्म गेन ट्रिपल वन ए में कवर नहीं, क्योंकि अगर मैं ट्रिपल वन ए में कवर हूं तो 15% टैक्स है। अगर मैं ट्रिपल वन ए में कवर नहीं हूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरे नॉर्मल स्लैब रेट में कवर होंगे। ये बात ध्यान देना, नॉर्मल स्लैब रेट में। उस केस में फिर एप्लीकेबल क्या होंगे, जो नॉर्मल स्लैब रेट होते हैं। क्योंकि अगर मैं ट्रिपल वन ए में आ रहा हूं तो भाई ट्रिपल वन ए में लगेगा। अगर मैं ट्रिपल वन ए में नहीं आ रहा तो फिर नॉर्मल स्लैब रेट मेरे ऊपर शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। बस ये बात ध्यान दो। अरे इधर देखो ध्यान से, नालायकों क्या कंफ्यूजिंग है इसमें। इधर देखो, सुनो ध्यान से। कैपिटल एसेट दो तरह की, या तो वो तीन कैपिटल एसेट या अदर्स। तीन कैपिटल एसेट कौन कौन सी? लिस्टेड शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अदर्स, अदर्स में ऑलवेज लगेगा 112 है, सॉरी 112, 20% टैक्स। क्लियर? उसके बाद इन तीनों में दो केस हैं, या तो 112 ए की कंडीशन सेटिस्फाइड या कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। कंडीशन सेटिस्फाइड 1 लाख तक एग्जाम्ड, 1 लाख के बाद 10%। कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड तो 112 में आ गए। 112 में आ गए। कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड मतलब आपने एसटीटी पे नहीं किया, ठीक है ना, आपने एसटीटी पे नहीं किया होगा तो आप 112 में आ गए। अब 112 में आ गए तो 112 में गवर्नमेंट ने का एक्सेप्शन है। नॉर्मल 20% है, ये 20% है आफ्टर इंडेक्स। आफ्टर इंडेक्स का मतलब क्या होता है? सेल प्राइस माइनस में आई कोआ, माइनस में आई कोई, माइनस में ईओटी, जो ये गेन आता है इंडेक्सेशन के बाद, उसका 20%। गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हें एक्सेप्शन दे रहे हैं, मतलब बेनिफिट दे रहे हैं। बेनिफिट किस में दे रहे हैं? अगर तुमने लिस्टेड सिक्योरिटी बेची है या जीरो कूपन बॉन्ड बेचे हैं तो तुम्हारे पास ऑप्शन है सेल प्राइस माइनस कोआ माइनस कोई माइनस में ईओटी, बिना इंडेक्सेशन के जो तुम्हारे गेन आ रहे हैं उस पर 10% दे दो। क्योंकि गेन ज़्यादा आएंगे ना, इंडेक्सेशन तुमने किया नहीं, गेन ज़्यादा आएंगे, तुम कम रेट पे कर दो। या सेल प्राइस माइनस में आई कोआ माइनस में आई कोई माइनस में ईओटी, इंडेक्सेशन के बाद जो आ रहे हैं उस पर 20। जो भी दोनों में से कम आ रहा है ना वो टैक्स में पे कर दो। बट ये ऑप्शन सिर्फ इन दोनों केस में है, बाकी समय हमेशा 20% है आफ्टर इंडेक्सेशन। वहां 10% वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये चीज है, बस बताओ क्या दिक्कत है इसके अंदर जी। ठीक है, ये पॉइंट निकल के आ रहा है बस। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। तो ये हमारा 112 है, 112 ट्रिपल वन ए निकल के आ रहा है। और अगर मान लो वो इसमें कवर नहीं होता शॉर्ट टर्म गेन ट्रिपल वन ए में, तो नॉर्मल शॉर्ट टर्म है, नॉर्मल शॉर्ट टर्म में क्या लगेगा? स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? पक्का पक्का। चलो, तो अब एक सेक्शन हमारा, एक तो 50B बैलेंस बचा है और एक 54 की सीरीज थोड़ी सी बैलेंस बची है। इसको मैं कल वाली क्लास में कराऊंगा और मैं क्लास बस यहीं तक लूंगा। कल कैपिटल गेन हम पैक कर देंगे पूरा जी, ठीक है जी। कल फाइनली हम कैपिटल गेन पैक कर देंगे। उसके बाद जो फिर हमारी क्लासें होंगी वो पीजीपी और टोटल इनकम वाले क्वेश्चंस की होंगी जी, ठीक है ना। 18 तारीख को मैंने जीएसटी अनाउंस की है, 18 तारीख को जीएसटी अनाउंस करूंगा। मैं एक्चुअल में क्या करूंगा कि मेरा जो एक अपना चैनल भी है और उसमें काफ़ी सारे बच्चे सीएस के भी कनेक्टेड हैं, तो मैं क्या करूंगा 2 चैनल पे लाइव कर दूंगा। मतलब यहाँ पे भी लाइव चलेगा, ये एक्सक्लूसिवली सीए वाले बच्चों के लिए होगा, और वहाँ पे भी चल रहा होगा, वहाँ पे सीएस वाले बच्चे देख सकते हैं। क्योंकि कंटेंट दोनों में सेम है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोनों में सेम है, क्योंकि उनके अंदर भी अब न्यू सिलेबस है, आप में तो सब्जेक्टिव पहले से ही था, उनके भी ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों की रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वो हम स्टार्ट करेंगे 18 तारीख से। 18 तारीख से पहले हमारा टारगेट है कि हमें इनकम टैक्स बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है। बस ये पर ध्यान दो जी। प्रतीक मेरे को व्हाट्सएप कर दो यार। क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूं, जितने मॉड्यूल में कैपिटल गेन वाले क्वेश्चन है कंप्लीट कर दो आज। मेरे को नहीं पता भाई तुम कंप्लीट कर रहे हो नहीं कर रहे, मेरे को नहीं पता तुम कंप्लीट कर रहे हो नहीं कर रहे जी। हाँ, तो जितना जितना आपके जितना सीएस वाले बच्चों में एक्स्ट्रा होगा वो एक्स्ट्रा तो मेरे को कराना ही है। मेन जितना सेम है वो तो करोगे ही। ये स्लैब रेट लगाना है जी।
पीजीपी के अंदर कोई ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, बिल्कुल छोटी सी अमेंडमेंट है। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं अब कल वाली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।